अगर किसी की हड्डी टूटती है ना तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सीधे एक्सरे करवाते हैं। बिल्कुल हाँ, एक्सरे करवाते हैं और उस काली फिल्म पर ना एक सफेद सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख जाती है। हाँ। डॉक्टर बस उंगली रखकर बहुत आसानी से कह देता है कि देखिए ये रहा फ्रैक्चर। हाँ, और फिर उसे प्लास्टर से ठीक कर दिया जाता है। मतलब वहाँ एक गजब की स्पष्टता होती है, सब कुछ साफ साफ दिखता है। बिल्कुल, इंसानों को ना हमेशा ऐसी चीजें पसंद है जिन्हें हम देख सकें, नाप सके या किसी खांचे में फिट कर सकें। सही कहा, जो सामने है उस पर यकीन करना आसान होता है ना? लेकिन सोचिए अगर किसी के शरीर पर चोट का कोई निशानी ना हो, कोई भी एक्सरे मशीन कुछ पकड़ ही ना पाए। ये एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है। हाँ, लेकिन फिर भी उस इंसान का दिमाग और शरीर हर पल उसे ये यकीन दिला रहा हो कि उसकी जान खतरे में है, तो फिर क्या? ये बहुत ही भयानक स्थिति है। और सच कहूं तो यहीं आकर हमारी जो पारंपरिक मेडिकल साइंस और एक्सरे मशीनें हैं ना, वो अक्सर हार मान लेती हैं। हार मान लेती हैं मतलब वो कुछ समझ नहीं पाती। बिल्कुल, जैसे ही हम इंसान के मानसिक स्वास्थ्य, न्यूरोलॉजी और ट्रॉमा की दुनिया में कदम रखते हैं, वो साफ दिखने वाली सफेद लाइनें अचानक बहुत धुंधली हो जाती हैं। हाँ, वो स्पष्टता गायब हो जाती है। हम एक ऐसे परिदृश्य में पहुंच जाते हैं जहां दर्द दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो इंसान की पूरी जिंदगी को अपने कब्जे में ले लेता है। और आज के इस गहन अध्ययन में हम इसी अदृश्य दर्द के विज्ञान को समझने वाले हैं। हमारी आज की इस चर्चा का आधार डॉक्टर बेसल वैन डर कोल्क की बहुत ही प्रभावशाली किताब है, द बॉडी कीप्स द स्कोर। एक बहुत ही शानदार किताब। बहुत ही शानदार। और आज हमारा उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि ट्रॉमा क्या होता है, बल्कि हमें इस बात की गहराई में जाना है कि ट्रॉमा किसी घटना के खत्म होने के बाद हवा में गायब क्यों नहीं होता। सही कहा, वो कहीं नहीं जाता। वो हमारे शरीर के भीतर, हमारी मांसपेशियों में, हमारे नर्वस सिस्टम में कैसे बस जाता है। मैं बता रही हूँ, ये चर्चा दर्द और उसके इलाज को लेकर ना हमारे सोचने का तरीका पूरी तरह से बदलने वाली है। बिल्कुल, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मुझे लगता है एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। कौन सी गलतफहमी? देखो, ट्रॉमा शब्द सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में क्या आता है? युद्ध के मैदान से लौटे सैनिकों की तस्वीर, है ना? हाँ, अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में भी ऐसा ही दिखाते हैं, PTSD मतलब सैनिक। बिल्कुल, समाज ने ट्रॉमा को बहुत ही सीमित नजरिए से देखा है। ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ जंग के मैदान या किसी भयंकर प्राकृतिक आपदा में ही होता है, जो कि सच नहीं है। जब मैंने किताब पढ़ी तो मैं हैरान रह गई थी। डॉक्टर बेसेल का काम हमें बताता है कि ट्रॉमा का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, और ये हमारे आसपास, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद हो सकता है। असल में ट्रॉमा किसी भी ऐसे अनुभव से पैदा हो सकता है जो इंसान की बर्दाश्त करने की क्षमता को तोड़ दे। जैसे कि बचपन में माता पिता को रोज बुरी तरह झगड़ते हुए देखना, या कोई अचानक हुआ कार एक्सीडेंट, अच्छा, या भावनात्मक रूप से किया गया दुर्व्यवहार, या कोई शारीरिक हिंसा। मतलब इनमें से कुछ भी ट्रॉमा बन सकता है। तो इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। किताब का एक बहुत ही गहरा विचार है जो मुझे छू गया, वो ये कि ट्रॉमा वो घटना नहीं है जो किसी के साथ घटी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ना? मान लीजिए कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ, तो वो एक्सीडेंट ट्रॉमा नहीं है। तो फिर ट्रॉमा क्या है? ट्रॉमा वो है जो उस एक्सीडेंट के गुजर जाने के बाद उस इंसान के अंदर टूट गया और वहीं अटक कर रह गया। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। जब इंसान का दिमाग और शरीर उस अत्यधिक डर को प्रोसेस नहीं कर पाता ना, उसे सुलझा नहीं पाता, तो वो सिस्टम में एक ग्लिच की तरह फंस जाता है। और ये अटक जाना कोई रूपक या कहावत नहीं है, एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। अच्छा, बायोलॉजिकल सच्चाई कैसे? इसे समझने के लिए हमें दिमाग की वायरिंग को देखना होगा। हमारे दिमाग की गहराई में ना बादाम के आकार का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिसे एमिगडाला कहते हैं। न्यूरोसाइंस की भाषा में यह हमारे दिमाग का स्मोक डिटेक्टर या धुएं का अलार्म है। धुएं का अलार्म? हाँ, इसका एकमात्र काम है खतरे को सूंघना और शरीर को अलर्ट करना। लेकिन एक सामान्य इंसान में स्मोक डिटेक्टर तो तभी बजना चाहिए ना जब सच में कहीं आग लगी हो या कोई वास्तविक खतरा सामने हो। सैद्धांतिक रूप से तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जो इंसान किसी गहरे ट्रॉमा से गुजरा है, उसके दिमाग की वायरिंग बदल जाती है। मतलब अलार्म खराब हो जाता है? हाँ, उसका ये एमिगडाला हमेशा ऑन रहता है, उसका अलार्म कभी बंद ही नहीं होता। बाप रे, हमेशा ऑन? बिल्कुल। पीछे से आती कोई तेज आवाज, किसी अजनबी के चेहरे का अचानक बदला हुआ भाव, या कोई पुरानी सी गंध, उसे हर छोटी चीज में जानलेवा खतरा महसूस होता है।
ये तो बहुत डरावना है। वो इंसान अपने घर के सबसे सुरक्षित कमरे में बैठे हुए भी उसी खौफ में जी रहा होता है जैसे उसके सामने कोई शेर खड़ा हो। ये तो शरीर और दिमाग के लिए बहुत ही थका देने वाली अवस्था होगी। पर यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। क्या इंसान का दिमाग इतना बेबस है? मतलब हमारे पास सोचने समझने की ताकत भी तो है ना। क्या दिमाग का कोई और हिस्सा इस खराब अलार्म को बंद नहीं कर सकता? ये बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पर दिमाग का एक और हिस्सा ये काम करता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसका क्या काम है? ये हिस्सा हमारी आंखों के ठीक पीछे होता है और एक वॉच टावर या निगरानी मीनार की तरह काम करता है। ये हमारा लॉजिक सेंटर है। अच्छा, जो तर्क लगाता है। हाँ, इसका काम है स्थिति का विश्लेषण करना और एमिगडाला को ये बताना कि शांत हो जाओ, ये कोई आग नहीं है, सिर्फ किचन में खाना जलने का धुआं है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करूं तो ये ऐसा है जैसे किसी बड़ी इमारत का फायर अलार्म सिस्टम खराब हो गया हो। बिल्कुल। अब अगर कोई उस इमारत की किसी कोने में एक छोटी सी मोमबत्ती भी जलाए तो वो एमिगडाला रूपी अलार्म पागलों की तरह बजने लगता है और पूरी बिल्डिंग में पानी छिड़कने वाला सिस्टम चालू हो जाता है। एकदम सही। और जो वॉच टावर है, मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो ये देख ही नहीं पाता कि अरे भाई ये तो सिर्फ एक मोमबत्ती है। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। और सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब कोई पुराना ट्रॉमा ट्रिगर होता है। तब क्या होता है? उस पल में वो वॉच टावर यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है, वो ऑफलाइन चला जाता है। ऑफलाइन? एक मिनट, मतलब इंसान उस वक्त लॉजिक का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता? बिल्कुल नहीं। जब लॉजिक सेंटर बंद हो जाता है तो सर्वाइवल ब्रेन या जान बचाने वाले उस आदिम दिमाग का पूरा कब्जा हो जाता है शरीर पर। वहां तर्कले को जगह नहीं बचती। तो अगर दिमाग का ये लॉजिक सेंटर काम करना बंद कर देता है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है मेरे दिमाग में। पूछिए। वो जो अनसुलझा अनप्रोसेस्ड डर है जो शरीर में दौड़ रहा है, वो आखिर जाता कहाँ है? वो हवा में तो गायब नहीं हो सकता ना? वो हवा में बिल्कुल गायब नहीं होता, वो शरीर में प्रवेश कर जाता है। शरीर में? हाँ। इंसान शायद कोशिश करके अपनी उन बुरी यादों को दिमाग से भुला दे, उन्हें किसी कोने में दबा दे, लेकिन उसका शरीर उस दर्द का एक एक पल याद रखता है। बाप रे। ट्रॉमा एक ठहरी हुई ऊर्जा बनकर हमारी मांसपेशियों में तनाव के रूप में, हमारे चलने बैठने के तरीके में यानी पोस्चर में और हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में लॉक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग सालों से अचानक होने वाले बैक पेन, भयानक माइग्रेन या पेट की पुरानी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनका कोई स्पष्ट मेडिकल कारण नहीं मिल रहा है, वे शायद सिर्फ बीमार नहीं हैं। कई मामलों में ये महज बीमारियां नहीं हैं, ये शरीर की चीखें हैं। शरीर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ बहुत दर्दनाक हुआ है जिसे प्रोसेस नहीं किया गया है। इसीलिए किताब का नाम है द बॉडी कीप्स द स्कोर। बिल्कुल। हमारा शरीर दर्द का एक जीता जागता बही खाता है। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। अगर दर्द शरीर में मौजूद है तो इंसान डॉक्टर के पास जाकर या अपने परिवार को सीधे शब्दों में ये बता क्यों नहीं पाता कि देखिए मुझे ये परेशानी महसूस हो रही है? हाँ, ये एक आम सवाल है। मतलब वो अपनी तकलीफ शब्दों में बयां क्यों नहीं कर पाता? इसका जवाब हमें मॉडर्न साइंस के fMRI ब्रेन स्कैन्स में बहुत साफ तौर पर मिलता है और ये विज्ञान के सबसे चौंकाने वाले खुलासों में से एक है। अच्छा, स्कैन में क्या दिखता है? जब किसी ट्रॉमा पीड़ित को अपना वो दर्दनाक समय याद दिलाया जाता है तो स्कैन में दिखता है कि दिमाग का ब्रोका एरिया पूरी तरह से बंद हो जाता है। ब्रोका एरिया, इसका काम क्या होता है? ये दिमाग का वो हिस्सा है जो बोलने और हमारी भावनाओं को शब्दों में ढालने के लिए जिम्मेदार होता है। ट्रॉमा के ट्रिगर होते ही इस हिस्से की बिजली मानो कट जाती है। मतलब इंसान बोलना चाहे तो भी नहीं बोल सकता? बिल्कुल। इसे विज्ञान की भाषा में स्पीचलेस टेरर कहा जाता है, शब्दों का छिन जाना। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हाँ। ये बात तो मनोविज्ञान की पूरी बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर देती है ना? वो कैसे? अगर विज्ञान ये साबित कर चुका है कि ट्रॉमा के दौरान इंसान के बोलने की क्षमता का बायोलॉजिकल हार्डवेयर ही काम नहीं कर रहा है, तो फिर दशकों से जो मनोवैज्ञानिक मरीजों को काउच पर बिठाकर टॉक थेरेपी कर रहे हैं, मतलब बातचीत से इलाज, वो कैसे काम कर सकती है? यही तो बात है। ये तो एक ऐसे इंसान से बात करने की कोशिश हुई जिसका फोन ही स्विच ऑफ है। ये बहुत ही तीखा और एकदम सही सवाल है और डॉक्टर बेसल की किताब का सबसे बड़ा निष्कर्ष भी यही है। सच में? हाँ। पारंपरिक मनोविज्ञान की ये एक बहुत बड़ी भूल रही है कि उसने ट्रॉमा को सिर्फ बातचीत से सुलझाने की कोशिश की। इसे टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। टॉप डाउन मतलब दिमाग से शरीर की तरफ? बिल्कुल। दिमाग को समझाकर शरीर को ठीक करने की कोशिश। लेकिन सोचिए, जब वॉच टावर और स्पीच सेंटर दोनों लॉक पड़े हों
तो ये तरीका अक्सर विफल हो ही जाता है। हाँ, जाहिर सी बात है। आप उस कंट्रोल रूम से आदेश कैसे देंगे जिसमें ताला लगा हुआ है? तो ऐसे में सही तरीका क्या होना चाहिए अगर बात करने से हल नहीं निकल रहा? ऐसे में इलाज बॉटम अप होना चाहिए। बॉटम अप यानी शरीर के जरिए दिमाग तक पहुंचना। लेकिन इस इलाज तक पहुंचने से पहले हमें ये समझना होगा कि ट्रॉमा इंसान के साथ असल में करता क्या है। हमने डर की बात की, लेकिन ट्रॉमा का सबसे दर्दनाक हिस्सा डर नहीं है। डर से भी ज्यादा भयानक कुछ हो सकता है क्या? डर से ज्यादा भयानक है सुन पड़ जाना या नमनेस। सुन पड़ जाना। उस असहनीय डर और तनाव से बचने के लिए इंसान का दिमाग एक भयानक कीमत चुकाता है। वो अनजाने में अपने ही शरीर से रिश्ता तोड़ लेता है। बाप रे, अपने ही शरीर से? हाँ, वो अपने ही शरीर रूपी घर में एक अजनबी बन जाता है। इस स्थिति को एलेक्सीथीमिया कहा जाता है। एलेक्सीथीमिया यानी अपनी ही भावनाओं को ना समझ पाना। क्या इंसान को सच में कुछ महसूस नहीं होता? उसे ये भी एहसास नहीं होता कि उसे भूख लग रही है या उसे ठंड लग रही है। वो खुशी, दुख या किसी भी तरह की शारीरिक संवेदना से कट जाता है। ये तो बहुत ही दर्दनाक है। वो सिर्फ एक जिंदा ढांचे की तरह व्यवहार करता है। इसे और गहराई से समझने के लिए हमें डॉक्टर स्टीवन पोजेस की पॉलीवैगल थ्योरी को समझना होगा। अच्छा, ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी हमारे नर्वस सिस्टम और वेगस नर्व के काम करने के तरीके को समझाती है। वेगस नर्व को आप एक बायोलॉजिकल सुपर हाईवे मान सकती हैं। सुपर हाईवे जो किसको जोड़ता है? जो हमारे दिमाग को सीधे हमारे दिल, फेफड़ों और पेट से जोड़ता है। समझ गई। इस थ्योरी के अनुसार हमारे नर्वस सिस्टम की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। पहली है सोशल एंगेजमेंट। ये तब होता है जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं। मतलब जब सब नॉर्मल होता है? हाँ, हमारा चेहरा रिलैक्स होता है, हम लोगों की आवाज सुनते हैं, उनसे जुड़ते हैं। ये तो एक स्वस्थ अवस्था हुई। और जब खतरा आता है तब क्या होता है? तब दूसरी अवस्था सक्रिय होती है, फाइट और फ्लाइट, यानी लड़ना या भागना। हाँ, ये तो हमने सुना है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मांसपेशियों में खून का बहाव बढ़ जाता है ताकि आप खतरे से लड़ सकें या वहां से भाग सकें। लेकिन मान लेते हैं कि खतरा इतना बड़ा है कि ना तो लड़ा जा सके और ना ही भागा जा सके। बिल्कुल। जैसे कोई बच्चा है जिसके साथ बंद कमरे में दुर्व्यवहार हो रहा हो, वो तो पूरी तरह बेबस है। उस स्थिति में नर्वस सिस्टम क्या करता है? उस भयानक बेबसी में नर्वस सिस्टम अपनी तीसरी और आखिरी अवस्था में चला जाता है, फ्रीज यानी सुन्न हो जाना। फ्रीज हो जाना। ये शरीर का खुद को बचाने का आखिरी तरीका है। जैसे कोई जानवर शिकारी को देखकर मरने का नाटक करता है ना, वैसे ही शरीर खुद को शट डाउन कर लेता है ताकि उसे वो भयंकर दर्द महसूस ना हो। अरे बाप रे। और त्रासदी ये है कि ट्रॉमा के शिकार लोग इसी फ्रीज अवस्था में सालों तक फंसे रह जाते हैं। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो इसका असल मतलब क्या निकलता है? इस सुन्न अवस्था में फंसे रहने का समाज पर क्या असर होता है? इसका सबसे विनाशकारी असर हमें नशे की लत के रूप में देखने को मिलता है। नशे की लत? वो कैसे? देखिए, समाज अक्सर नशे की लत को इंसान की नैतिक विफलता या मॉरल फेलियर मानता है। लोगों को लगता है कि शराबी या ड्रग्स लेने वाला इंसान कमजोर चरित्र का है या उसे इसमें मजा आ रहा है। हाँ, यही माना जाता है। जबकि असलियत कुछ और है। असलियत यह है कि नशा शरीर की एक हताश, बेचैन कोशिश है। जो इंसान फ्रीज अवस्था में पूरी तरह सुन्न हो चुका है, वो अपने उस मृतप्राय नर्वस सिस्टम में वापस कुछ महसूस करने के लिए या अपने अंदर मचे हुए भयानक शोर को शांत करने के लिए नशे का सहारा लेता है। मतलब वो बीमारी नहीं, एक तरीका है बचने का। बिल्कुल, ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है, दर्द से बचने का एक गलत तरीका। जब तक उस इंसान के नर्वस सिस्टम की वायरिंग ठीक नहीं होगी, आप उसे कितने भी रिहैब सेंटर भेज दें, लत वापस आ जाएगी। ये नजरिया तो समाज की पूरी सोच को ही पलट देता है। एकदम। अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि समस्या महज ख्यालों या कमजोर इच्छा शक्ति में नहीं है, बल्कि शरीर की गहराई और न्यूरोलॉजी के तारों में उलझी है और टॉक थेरेपी से बात नहीं बन रही, तो फिर वो बॉटम अप तरीके कौन से हैं? सिस्टम की वायरिंग को फिर से कैसे ठीक किया जाए? यहीं से ही हीलिंग का उम्मीद का दरवाजा खुलता है। विज्ञान अब ऐसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है जो सीधे शरीर और नर्वस सिस्टम पर असर करते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख है EMDR थेरेपी। EMDR, इसके बारे में मैंने सुना है। इसमें मरीज की आंखों को दायां बाएं घुमाया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। पर मेरे मन में एक सवाल उठता है, सिर्फ आंखों को घुमाने से कोई पुरानी भयानक याद कैसे ठीक हो सकती है? इसके पीछे की साइंस क्या है? इसके पीछे का विज्ञान हमारे दिमाग के दोनों हिस्सों, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के आपसी संपर्क से जुड़ा है। अच्छा। ट्रॉमा के दौरान यादें हमारे दिमाग के दाहिने हिस्से में, जो भावनाओं से जुड़ा है, एक जमे हुए चित्र की तरह अटक जाती हैं।
बायां हिस्सा जो लॉजिक का है वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तो आंखों का मूवमेंट इसमें क्या करता है? जब डॉक्टर आंखों को एक रिदम में लेफ्ट राइट मूव करवाता है तो इसे बाइलैटरल स्टिमुलेशन कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा रात को गहरी नींद यानी रेम स्लीप के दौरान हमारी आंखों के साथ होता है। जब हम सपने देखते हैं। हाँ, ये मूवमेंट दिमाग के दोनों हिस्सों को आपस में बात करने पर मजबूर कर देता है। अचानक वो बायां लॉजिकल दिमाग उस डरावनी याद तक पहुंचता है और उसे प्रोसेस करने लगता है। अरे वाह! धीरे धीरे याद तो रहती है, लेकिन उससे जुड़ा खौफ और शारीरिक चुभन हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये तो अद्भुत है। मतलब दिमाग अपनी ही हार्ड ड्राइव को खुद रिपेयर कर लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर कोई इंसान इतना डरा हुआ है कि वो थेरेपिस्ट के पास भी नहीं जाना चाहता, तो क्या शरीर के स्तर पर कोई और उपाय है? बिल्कुल, योग और लयबद्ध सांसें इसमें बहुत ही शक्तिशाली साबित हुए हैं। हमने बात की थी कि ट्रॉमा में इंसान अपने ही शरीर को दुश्मन मान लेता है। हाँ, वो एलेक्सिथीमिया वाली बात। योग धीरे धीरे उस इंसान को अपने ही शरीर से दोबारा परिचय करवाता है। जब इंसान गहरी और लयबद्ध सांसें लेता है तो वो सीधे वेगस नर्व को उत्तेजित करता है। वही वेगस नर्व जो सुपर हाईवे है। एकदम से। और वो नर्व नीचे से ऊपर यानी शरीर से दिमाग के अमिगडाला को एक सीधा संदेश भेजती है कि सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। बिना एक भी शब्द बोले। हाँ, ये बिना एक भी शब्द बोले दिमाग के अलार्म को बंद करने का तरीका है। मुझे ये पूरी प्रक्रिया ना बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे हम किसी हैंग हो चुके कंप्यूटर की स्क्रीन पर बार बार माउस क्लिक करने के बजाय, जो कि हमारी पुरानी टॉक थेरेपी थी। हाँ, हम सीधे उसके हार्डवेयर को खोलकर तारों को सही जगह लगा रहे हैं। ये तुलना स्थिति को बहुत अच्छे से बयां कर दिए। और इस हार्डवेयर को रीबूट करने का एक और बहुत ही आधुनिक तरीका है, न्यूरो फीडबैक। न्यूरो फीडबैक? ये कैसे काम करता है? सिर्फ स्क्रीन पर कुछ देखने से दिमाग कैसे बदल सकता है? इसमें मरीज के सिर पर सेंसर्स लगाए जाते हैं जो उनके ब्रेन वेव्स यानी दिमागी तरंगों को पढ़ते हैं। मरीज के सामने एक स्क्रीन पर कोई कंप्यूटर गेम या एनिमेशन चल रहा होता है। अच्छा। लेकिन उनके हाथ में कोई रिमोट नहीं होता। उन्हें सिर्फ अपने दिमाग को शांत करके अपनी फोकस की अवस्था बदलकर उस गेम को आगे बढ़ाना होता है। मतलब कोई जॉयस्टिक नहीं, सिर्फ दिमाग की शक्ति से। हाँ, यानी दिमाग खुद अपने आप को ट्रेन कर रहा है। बिल्कुल। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब दिमाग देखता है कि शांत होने पर स्क्रीन पर गेम आगे बढ़ रहा है तो वो खुद अपनी ओवर एक्टिव डरी हुई वेव्स को धीमा करना सीख जाता है। बाप रे, तो जादू जैसा है। ये उन लोगों के लिए चमत्कार की तरह है जिनका अलार्म कभी बंद ही नहीं होता था। विज्ञान और तकनीक के ये तरीके वाकई भविष्य की तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि डॉक्टर बेसल ने कुछ बहुत ही पारंपरिक और कलात्मक तरीकों को भी ट्रॉमा के इलाज में कारगर बताया है। जैसे थिएटर और कोरस, मतलब समूह में गाना। ये चीजें कैसे काम करती हैं? देखिए, ट्रॉमा इंसान को सबसे अलग थलग कर देता है, उसे एक गहरे अकेलेपन में धकेल देता है। जब इंसान एक समूह के साथ एक लय में गाता है या डांस करता है तो वो दूसरों के नर्वस सिस्टम के साथ अपनी लय मिलाता है। और थिएटर का प्रभाव तो और भी गहरा है। सोचिए, एक इंसान जो असल जिंदगी में खुद को हमेशा कमजोर, डरा हुआ और आवाजहीन मानता है, हाँ, जब वो स्टेज पर जाकर किसी ताकतवर निडर किरदार को निभाता है तो उसके शरीर को एक बिल्कुल नया अनुभव मिलता है। अरे वाह! वो उस किरदार के जरिए अपनी खोई हुई आवाज वापस पा लेता है। उसका शरीर महसूस करता है कि ताकत क्या होती है। बिल्कुल, ये अनुभव उस पुरानी वायरिंग को तोड़कर एक नया रास्ता बनाता है। तो हमने तकनीक, विज्ञान, न्यूरोलॉजी और शरीर की गहराई से बात कर ली। लेकिन अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो इन सब के बावजूद वो कौन सा तत्व है जो इंसान को पूरी तरह से हील करता है? क्योंकि हम सिर्फ मशीनें तो नहीं है ना कि बस तार जोड़े और ठीक हो गए। वो सबसे अहम तत्व है इंसानी कनेक्शन। अकेलेपन में एक बंद कमरे में बैठकर हीलिंग कभी पूरी नहीं हो सकती। सही बात है। इंसान को ठीक होने के लिए सुरक्षित रिश्तों की बहुत जरूरत होती है। इसे कैसे समझा जाए? सुरक्षित रिश्ते कैसे नर्वस सिस्टम को बदलते हैं? इसे को-रेगुलेशन कहते हैं। जब कोई दूसरा सुरक्षित इंसान आपकी आंखों में देखता है, आपको बिना जज किए सुनता है और उसकी आवाज में एक ठहराव होता है ना, तो आपका वो फ्रीज हो चुका नर्वस सिस्टम उस दूसरे इंसान की शांति को भांप लेता है और खुद ब खुद शांत होने लगता है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हमारी सबसे बड़ी दवा एक दूसरे का सुरक्षित साथी है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। इस किताब और इस पूरी चर्चा से जो एक बात स्पष्ट होती है वो ये है कि हीलिंग का मतलब अतीत को मिटाना या उस दर्दनाक घटना को पूरी तरह से भूल जाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो हुआ
उसे इतिहास से तो नहीं मिटाया जा सकता ना। सही कहा, हीलिंग का असली अर्थ है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसका मतलब है उस भयानक फ्लैशबैक को जो इंसान को बार बार उसी डरावने पल में वापस खींच ले जाता है, उसे एक सामान्य कहानी में बदल देना। एक ऐसी कहानी जो अब खत्म हो चुकी है। हाँ, जब एक व्यक्ति जो ट्रॉमा से गुजरा है वो ये कह पाने के काबिल हो जाता है कि हाँ, मेरे साथ अतीत में बहुत बुरा हुआ था, मुझे बहुत दर्द मिला, लेकिन वो कल था, आज मैं सुरक्षित हूं और मैं जिंदा हूं। ये उस इंसान की और उसके नर्वस सिस्टम की सबसे बड़ी जीत है। मैं सुरक्षित हूं और मैं जिंदा हूं, ये वाक्य अपने आप में एक पूरी यात्रा को समेटे हुए है। बिल्कुल। आज के इस गहन अध्ययन ने ये साबित कर दिया है कि इंसान का शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। ये हमारे हर अनुभव का, हमारे हर अनकहे दर्द और हर अनसुनी चीख का एक जीवित संग्रह है। सही बात है। लेकिन अगर हम सभी इस बारे में थोड़ा और सोचें तो यहाँ हमारी ये चर्चा एक बहुत ही गहरा और शायद थोड़ा डरावना सवाल पीछे छोड़ जाती है। कैसा सवाल? विज्ञान अब एपिजेनेटिक्स नाम के एक नए क्षेत्र की बात कर रहा है। अगर एक इंसान का शरीर उसके जीवन के हर दर्द का हिसाब रखता है, तो क्या वो ये बही खाता हमारी आने वाली पीढ़ियों के डीएनए में भी दर्ज कर देता है? ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है आज। क्या एक इंसान का अनसुलझा खामोश दर्द उसके परपोतों के नर्वस सिस्टम की वायरिंग को जन्म से ही बदल सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो दर्द, जिम्मेदारी और इंसानियत के हमारे पूरे नजरिए को हिलाकर रख देता है। सच में ये बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। सोचने के लिए बहुत कुछ है, और अगर हम एक पल के लिए रुक कर सोचें, आज आपका पोस्चर, आपके कंधों का तनाव या आपकी सांसें आपके अतीत की कौन सी अनकही कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हैं? इसी विचार के साथ आज की हमारी ये डीप डाइव चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।